नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी देश की खरबों की इकोनॉमी आखिर चलती कैसे है? ये ना एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन जैसी है। तो आज क्या करेंगे? आज हम इसी मशीन के पुर्जे पुर्जे को खोलकर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये खरबों डॉलर की मशीन आखिर चलती कैसे है? इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसका ब्लूप्रिंट या कह लीजिए डीएनए देखना होगा। मतलब वो बुनियाद जिस पर ये पूरी मशीन बनी है। हर इकोनॉमी की शुरुआत एक बेसिक डिजाइन से होती है, उसका एक खाका होता है। और दुनिया भर में देखें तो हमें मोटे तौर पर 3 तरह के डिजाइन या खाके मिलते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, इन तीनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इनके गोल का, इनके लक्ष्य का। एक तरफ है कैपिटलिज्म, जैसे अमेरिका में, जिसका एक ही मकसद है प्रॉफिट, मतलब मुनाफा। दूसरी तरफ है सोशलिज्म, जिसका फोकस सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण पर होता है, प्रॉफिट पर नहीं। और फिर इन दोनों के बीच का रास्ता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। इस पूरी बातचीत को आसानी से समझने के लिए हम भारत का उदाहरण लेकर चलेंगे, जो कि एक क्लासिक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी मिलेंगी जो मुनाफे के लिए काम कर रही हैं, और साथ ही सरकार भी है जो सोशल वेलफेयर जैसे हेल्थ और एजुकेशन पर भी ध्यान दे रही है। तो इकोनॉमी का डीएनए तो हमने देख लिया। अब बारी है इसकी बॉडी की एनाटॉमी समझने की। किसी भी इकोनॉमी के 3 मेन पार्ट्स या सेक्टर्स होते हैं जो उसे चलाते हैं। इन तीनों सेक्टर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रोटी की कहानी। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। किसान खेत में गेहूं उगाता है, यानी सीधे नेचर से जुड़ा काम। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। वो गेहूं फैक्ट्री में जाता है और ब्रेड में बदल जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। और आखिर में टर्शरी सेक्टर। हम उस ब्रेड को दुकान से खरीदते हैं जो हमें एक सर्विस दे रहा है। बस यही हैं वो 3 सेक्टर। और अब आती है एक बहुत ही चौंकाने वाली बात। इसे इंडिया का ग्रेट इकोनॉमिक पैराडॉक्स भी कहते हैं। देखिए, देश की सबसे ज्यादा कमाई मतलब जीडीपी, वो तो आती है सर्विस सेक्टर से। सोचिए, आईटी, बैंकिंग, ये सब। लेकिन देश की लगभग आधी आबादी आज भी खेतीबाड़ी में लगी है, जिसका जीडीपी में हिस्सा ना के बराबर है। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब करोड़ों लोग एक ऐसे काम में लगे हैं जहां उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत कम है। तो ये कैसे पता चलता है कि कोई इकोनॉमी हेल्दी है या बीमार? जैसे एक डॉक्टर हमारी नब्ज और टेम्परेचर चेक करता है, वैसे ही इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के वाइटल साइंस चेक करते हैं। और इसमें सबसे जरूरी टेस्ट है जीडीपी का। तो ये जीडीपी आखिर है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एक साल के अंदर देश की सरहदों के भीतर बनी सभी फाइनल चीजों और सर्विसेज की टोटल वैल्यू ही जीडीपी है। अब यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पूरी बनी हुई कार की कीमत जोड़ेंगे, उसके टायरों की अलग से नहीं। क्यों? क्योंकि टायर की कीमत तो कार में पहले से ही शामिल है। और दूसरा शब्द, सीमाओं के अंदर। मतलब प्रोडक्शन देश के अंदर होना चाहिए, कंपनी चाहे देसी हो या विदेशी। अगर कोई बाहर की कंपनी भी इंडिया में कुछ बना रही है तो वो हमारी जीडीपी में ही गिना जाएगा। जीडीपी को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना जीएनपी से करते हैं। जीडीपी में डी का मतलब है डोमेस्टिक, यानी घरेलू। तो इसका फोकस जगह पर है, प्रोडक्शन देश के अंदर होना चाहिए। वहीं जीएनपी में एन का मतलब है नेशनल, यानी राष्ट्रीय। इसका फोकस लोगों पर है, मतलब देश के नागरिकों ने कितना प्रोडक्शन किया, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठकर कर रहे हों। तो इस इतनी बड़ी मशीन को चलाता कौन है? इसके 2 मेन ड्राइवर्स या कह लें कि 2 दिमाग हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। एक है देश की सरकार और दूसरा है देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सरकार का जो मेन टूल है वो है फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम आम भाषा में देश का बजट भी कह सकते हैं। सरकार ये तय करती है कि टैक्स से पैसा कहाँ से आएगा और फिर उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, जैसे सड़कें बनाने में, स्कूल या अस्पताल बनाने में। इसका मेन फोकस देश का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है। और दूसरा ड्राइवर है सेंट्रल बैंक। ये इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसे आप इकोनॉमी का थर्मोस्टैट समझिए। इसका मेन काम है ब्याज दरों को घटा बढ़ाकर और मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करके महंगाई को काबू में रखना। ये इकोनॉमी को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा होने से बचाता है।
जैसे हम और आप बीमार पड़ सकते हैं, वैसे ही इकोनॉमी की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो चलिए अब दो सबसे आम आर्थिक बीमारियों को समझते हैं, जिनसे हर देश को कभी न कभी जूझना ही पड़ता है। पहली बीमारी है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसे इकोनॉमी का बुखार भी कह सकते हैं, जब हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं और हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी बीमारी है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। ये एक तरह की इकोनॉमिक थकान है, जब लोगों के पास काम ही नहीं होता। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका असर सीधे हम सब पर पड़ता है। बेरोजगारी का एक छिपा हुआ रूप भी है, जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। याद है, हमने खेती वाले पैराडॉक्स की बात की थी। ये बिल्कुल वही है। इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। हालत ये है कि अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी प्रोडक्टिविटी असल में जीरो है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इकोनॉमी एक बड़ी पहेली की तरह है। इसके अलग अलग टुकड़े हैं, इसका डीएनए, इसके 3 मेन सेक्टर्स, जीडीपी जैसे इसके वाइटल साइंस, और सरकार और सेंट्रल बैंक जैसे इसे चलाने वाले। जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर ये कॉम्प्लेक्स मशीन हमें समझ में आने लगती है। लेकिन इस मशीन को समझ लेना तो बस पहला कदम है। असली चुनौती और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस समझ का इस्तेमाल करके हम इस इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा में कैसे लेकर जाएं जो सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक बेहतर कल बना सके। ये वो सवाल है जो हम सबको सोचना होगा।